नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज अपनी चल रही है, इसमें करंट एपिसोड अपन ने लिया हुआ है वेरियस पॉटरीज ट्रेडिशंस, यानी कि विभिन्न मृदभांड संस्कृतियां। इसको हमने पिछले एपिसोड में आरंभ दे दिया था। एएसटीएम जो एक इंटरनेशनल सोसाइटी है अमेरिका की, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, या आप इसको अमेरिकन सर्वे ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल भी कह सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार की मृदभांड संस्कृतियों पर वैज्ञानिक विश्लेषण करके उनका कालक्रम, उनका निर्माण विधि, उनका जो भी रंग, सजावट, बनावट जो भी है, उसका एक कालानुक्रम पेश करता है। अब हमने उसके साथ साथ कि मृदभांड कहते किसको हैं, मृदभांड संस्कृति क्या है, विश्व के प्राचीनतम मृदभांड क्या है, उसके साथ साथ हमने एक जो ट्री होता है भारतीय इतिहास में विभिन्न मृदभांड संस्कृतियों का, उसको आपने देख लिया था। अब आप नोटिस करिएगा, मैं आज आपके सामने विभिन्न मृदभांड संस्कृतियों के साथ साथ जो विभिन्न भारतीय इतिहास में युग आए हैं, उनके साथ साथ आपको एक कंपैरिजन आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड दूंगा। आपको समझ में आएगा उस चीज से कि हमें किस प्रकार से इस अध्याय से भारतीय इतिहास में साम्यता स्थापित करनी है, एक क्रोनोलॉजी को एस्टेब्लिश करना है। देखिएगा, और ये अध्याय इसलिए बेहद जरूरी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब आप छोटे कॉम्पिटिशन्स की तरफ जाते हो, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षाएं जो होती है शिक्षकों की, भैया वहां तो देखो मैं फेल हूँ, इतना हाई लेवल का कंटेंट ना तो उनके गले उतरेगा ना वो बचा सकते हैं। लेकिन यदि आप नेट जेआरएफ या स्कूल व्याख्याता, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या यूपीएससी को देख रहे हैं, वहां मैं आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता हूँ। लेकिन एक मैं डायनेस्टी ट्री तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन इंडियन जो एरा ट्री है, यदि उसको मैं रखूँ हिस्ट्री में, तो आपको शायद कुछ हेल्प मिले। आपने सबसे पहले जो देखा है वो है स्टोन एज, सबसे पहले हमने, ठीक है साहब। स्टोन एज के बाद आपने देखा था जिसको आप मेटल एज कहते हैं, सबसे पहले जो मेटल एज आएगी वो आएगी अपने सामने कॉपर एज। फिर कॉपर एज के बाद आपके सामने आएगा ब्रॉन्ज एज, और ये याद रखना कि जो असल में कॉपर एज है वही चैल्कोलिथिक एज है, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना होगा। चैल्कोलिथिक को अपन कहते हैं ताम्रपाषाणिक, बार बार ये बात आ चुकी, मुझे नहीं लगता कि कहने की आवश्यकता है। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा आयरन एज। अब स्टोन एज की जब हम बात करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर यह बात भी समझना होगा कि असल में जो स्टोन एज है ये फिर 3 भागों में आपके सामने डिवाइड है। क्लियर? पहला है आपके सामने पैलियोलिथिक, फिर है आपके सामने मेसोलिथिक, याद रखिएगा मेसोलिथिक, और फिर है आपके सामने नियोलिथिक, और फिर नियोलिथिक के बाद चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज, और फिर ये। अब कॉपर एज के अंदर जब हम बात करते हैं तो कॉपर एज में आपके चैल्कोलिथिक कल्चर्स आ चुकी हैं। जब मैं चैल्कोलिथिक कल्चर्स की बात करता हूं तो फिर आप इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा। चैल्कोलिथिक एज के अंदर भी आपके सामने 3 आ रही हैं। एक आ रही है बनास कल्चर, एक आ रही है मालवा कल्चर, और एक आ रही है, याद रखना, जॉर्वे कल्चर। एक आ रही है आपके सामने जॉर्वे कल्चर। अब चीजों को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो थोड़ी सी वहां दिक्कत होती है यदि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। क्लियर? ब्रॉन्ज एज का जो मतलब है, याद रखिएगा, आप लोग सब लोग जानते हैं, वो है असल में ब्रॉन्ज एज का मतलब है, का सीधा संबंध है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। और आयरन एज का जो संबंध है वो आपका लेटर वैदिक, और लेटर वैदिक में भी फिर आप आगे जाएं तो जिसको आप कहते हैं बुद्धिस्ट एरा, बुद्धिस्ट एरा का मतलब हो गया आप लोगों का 6th सेंचुरी बीसी, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीय क्रांति का काल। और फिर इसके बाद आप जाएंगे तो फिर आप मॉडर्न एरा पर आप लोग पहुंच जाइए। इसके साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना है, भारतीय मृदभांड संस्कृतियों में विदेशी मृदभांड संस्कृति भी घुसपैठ करती नजर आएगी। इसलिए नजर आएगी माय डियर, क्योंकि राजस्थान में यदि मैं ब्रॉन्ज जिसको आप चैल्कोलिथिक कल्चर या कॉपर एज कल्चर कहते हैं,
अब आप देखिएगा, राजस्थान के अंदर भी बनास कल्चर की जब हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर एक तो आहड़ संस्कृति आएगी, एक आपके सामने आएगी गणेश्वर, आहड़ एवं गणेश्वर। जब हम मालवा की बात करते हैं तो मालवा में आपके एक तो एरण आ जाएगा, एक आपकी कायथा आ जाएगा। क्लियर। जब हम जोरवे कल्चर की बात करते हैं तो जोरवे कल्चर में आपके इनाम गांव, आपके दहमाबाद, और खुद जो जोरवे स्थल है महाराष्ट्र में वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप आइडिया लगाइएगा कि ये चालू हो रहा है मामला 6 लाख ईसा पूर्व से, और आप यहां से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 3य शताब्दी, 4th शताब्दी ईसा पूर्व तक बात नहीं कर रहे हैं, इवन 1st शताब्दी ईसा पूर्व तक बात करेंगे, जब रोमन सभ्यता के साथ भारत के ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशन स्थापित होंगे। चूंकि रोमन के साथ जो संबंध आपके स्थापित हुए वो साउदर्न जो कोस्टल एरिया है, दक्षिण भारत का जो समुद्री तट है, उससे दक्षिण भारत का आरंभ हो रहा है, और उसमें भी बेसिकली जो पूर्वी जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, अरिकमेडू, पौंडीचेरी जिसको आप पुदुचेरी भी कहते हैं, क्लियर है, केरला के मुजिरी जैसे मुजिरी बंदर जो कोस्टल एरिया है। तो यहां से रोमन संस्कृति के मृदभांड, जिनको आप एम्फोरा के नाम से जानते हैं, सिरेमिक से बने हुए विशिष्ट प्रकार के दूसरे मृदभांड, वो आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब आप नोटिस करिएगा, यदि मैं राजस्थान में बात करूं आहड़ की और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं, इसमें भी कालीबंगा, तो माय डियर इनके ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशंस कंटेम्प्ररी जो मेसोपोटामियन या सुमेरियन सिविलाइजेशन है ईरान की, उसके साथ हैं, और वहां के विशिष्ट शैली के मिट्टी के बने हुए बर्तन, सिरेमिक वेयर्स और ट्रेड पॉटरीज, जिनको आप सुराही कहते हैं, वो आहड़ से प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब कि भारतीय मृदभांड संस्कृति पर एक सॉलिड इंपैक्ट रहा है फॉरेन पोट्रीज या वेयर ट्रेडिशंस का, पोट्री और वेयर ट्रेडिशंस का, मृदभांड संस्कृतियों का। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप भैया ये तभी जान पाओगे जब आपको हिस्ट्री के साथ साथ प्री हिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर हो। ये भी भाई यहाँ जरूरी नहीं है, आपको इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी और उस पर कमांड होना बेहद जरूरी है। ये काफी रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है, तब जाके क्लासेस आपके सामने। अब मैं जो बात आपको बताना जा रहा हूं, ये पूरा अध्याय इस पूरे दौर पर आके, इस पूरे चार्ट पर आके टिकेगा। कैसे, चलो समझिएगा। पैलियोलिथिक में देयर इज नो वेयर और पोट्री प्रेजेंट्स। टोटली पैलियोलिथिक कल्चर इज एब्सोल्यूट, पोट्री लेस, पोट्रीज आर एब्सेंट, वेयर्स आर एब्सेंट। यहां किसी प्रकार का कोई मृदभांड पाया ही नहीं गया है। संपूर्ण विश्व प्रागैतिहास का पहला मृदभांड आपको मेसोलिथिक से प्राप्त हो रहा है। अब मेसोलिथिक भारत में आरंभ हो रहा है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर मोटे तौर पर 4,000 ईसा पूर्व तक। तो दुनिया का प्राचीनतम जो मृदभांड हमें प्राप्त हो रहा है वो मेसोलिथिक टाइम से, और किस स्थल से, याद रखिएगा, चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो से, बट इट वॉज, ये चाक रहित हैंडमेड वेयर से। क्लियर, और नॉन पेंटेड हैं, बिना चित्रकारी के हैं, बिना चाक के हैं, हस्त निर्मित है, अनगढ़ है। हम लोग देख चुके हैं चौपानी मांडो से। नियोलिथिक से पहली बार आपको चाक, जिस पर व्हील कह सकते हैं, चक्के पर जो मृदभांड कुंभकार बनाता है। तो इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि दुनिया
भारतीय प्रागैतिहासिक में पहली बार कुंभकारी कला या मृदभांड कला मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक से चौपानी मांडोस आपको देखने को मिल रही है। नियोलिथिक में पहली बार आपको चाक युक्त मृदभांड देखने को मिलता है उसी स्थल चौपानी मांडो से, लेकिन मध्य पाषाण काल में वो चाक रहित है, यहाँ चाक युक्त है। क्लियर है, समझ में आई बात आपको? अब आपने देखा कि स्टोन एज के बाद आ रहा है कॉपर एज, जो स्टोन्स के साथ मिल रहा है, जिसको आप चैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है वो 3 प्राप्त हो रही है, बनास, मालवा और जोरवे। ये जितनी भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति है याद रखिएगा, जितनी भी आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृति प्राप्त हो रही है, इसमें एक दिक्कत रहेगी, मैं इसको पूरा ही समेटता हूं, अब आपके लिए सही रहेगा। यहां पर क्या किया, यहां के निवासियों ने जो नव पाषाण काल के नॉन पेंटेड व्हील मैड जो चाक युक्त जो मृदभांड चले आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मृदभांड है ये हैं ब्लैक, रेड वेयर्स, बट दीज आर नॉन पेंटेड। अब ताम्र पाषाणिक निवासियों ने, ताम्र पाषाणिक बस्तियों के निवासियों ने जो पाषाण काल के बाद आ रहे हैं, इन काले लाल मृदभांडों पर पेंट कर दिया है। तो दीज आर पेंटेड BR यानी कि PBR, पेंटेड ब्लैक रेड वेयर ट्रेडिशन, या कहेंगे चित्रित काले लाल मृदभांड। ये ट्रेडिशन चला ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप लोग जानते हो, आपको दिख रही है ब्रॉन्ज एज या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विशिष्ट मृदभांड है वो है रेड वेयर, लाल या गुलाबी मृदभांड, लाल या गुलाबी मृदभांड, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद आयरन एज। अब आयरन एज लोह युग में, लेटर वैदिक, बुद्धिस्ट, मौर्यन एज। फिर यहां पर विशिष्ट प्रकार के आपको वेयर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद पुनः पलट कर आएंगे जो पहला मृदभांड था भारतीय प्रागैतिहासिक का, ब्लैक रेड वेयर्स यानी कि काले लाल मृदभांड। फिर यहाँ पे काले लाल मृदभांड आएंगे, बाद में यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लैक, NBPW, PGW, कई प्रकार के मृदभांड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एक कल्चर का क्रोनोलॉजी आपको प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले ब्लैक एंड रेड वेयर्स। अब आप यहां पर भी देख लीजिए, सबसे पहले ब्लैक एंड रेड वेयर्स, फिर पेंटेड ब्लैक रेड वेयर्स, फिर रेड वेयर जिसको लाल या गुलाबी मृदभांड कहते हैं, पुनः फिर नजर आएगा ब्लैक रेड वेयर, काले लाल मृदभांड, फिर NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक द पॉलिश्ड वेयर, फिर PGW, पेंटेड ग्रे वेयर्स परंपरा प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, फिर दूसरे प्रकार के मृदभांड। ये पूरा एक क्रम आपको धीरे धीरे नजर आता चला जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बार बार बात समझा रहा हूं, आपको बड़ा धैर्य पूर्वक, बहुत पैशंसफुली इन सेशंस को समझना है। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, साथ साथ लिखते चले जाइए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितना चैप्टर या कंटेंट टिपिकल होगा, कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, उतना ही मैं निखर कर इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने आऊंगा। आपको बहुत बच्चों वाली बात बहुत सहज बन के रह जाएगी, लेकिन आपको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलना ही होगा। आपसे बस इतना एक सहयोग की जरूरत दरकरार है। नो डाउट हम अपने ऊपर, मैं तो टू मच सेल्फ कंट्रोल पर्सन, लेकिन फिर भी हम जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक इस उम्मीद में करते हैं कि एक अच्छी स्टूडेंट्स, जागरूक जो विद्यार्थी होता है वो हमसे जुड़े, और ये आपके प्रयास के बिना पॉसिबल नहीं है। कोशिश करिएगा। तो आई थिंक कि यहाँ तक की बात आपने समझ ली है। इस पूरे चार्ट को ढंग से देख लीजिए, उतार लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है।
कभी जब आपको मौका मिलेगा पढ़ाने का, समझने का, वरना अपना कंपटीशन फाइट करने का, आपके बड़े काम की बात है। कि अब मैं इस बात के बाद अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। तो हम लोगों ने पेंटेड वेयर्स के रूप में तो जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स के द्वारा काम में लिया जा रहा है, ये वाला जो कि नवपाषाण काल का असल में ब्लैक रेड वेयर से इसको ताम्र पाषाणिक निवासियों ने चित्रित भी कर दिया। इसके बाद सब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, दैट इज रेड वेयर। क्लियर? आई थिंक यहां तक का आपने बढ़िया समझ लिया है। अब जो अगला मृदभांड आपके सामने आ रहा है, विच इज रेड वेयर। इस रेड वेयर को आप लाल गुलाबी मृदभांड भी पुकारते हैं, याद रखिएगा। एक अन्य जिस नाम से पुकारा गया है वो है लाल गुलाबी मृदभांड। अब याद रखिएगा, ये जो लाल गुलाबी मृदभांड है, कौन से संस्कृति के निवासी इसको काम में ले रहे हैं और ये किस प्रकार के हैं? क्या ये पेंटेड है, नॉन पेंटेड है? पेंटेड है तो किस तरह के हैं, किस रंग की आकृतियों का इन पर अंकन किया जा रहा है, जरा देखिएगा। ये जो लाल गुलाबी मृदभांड है, सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको पिछले चार्ट में बताया था, ये हड़प्पन नेटिव्स के द्वारा, हड़प्पा निवासियों के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे मृदभांड है, जिनको आपने लाल गुलाबी मृदभांड कहा है। ये विभिन्न क्या बोलते हैं, हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बेसिकली लाल या गुलाबी रंग के मृदभांड है और ये पेंटेड वेयर्स हैं, यानी कि इनके ऊपर हड़प्पाई निवासियों ने चित्रकारी की हुई है। इनका पैटर्न क्या है, इनकी पैंट का, वो है गुलाबी लाल मृदभांड पर काले रंग का ज्यामितीय अंकन किया गया है। काले रंग का ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है, जिससे आप ये समझिएगा, आपको मैं छोटी सी बात कहूं कि ये आपका मृदभांड है, ठीक। अब इस मृदभांड के ऊपर आपने इस प्रकार से काला ज्यामितीय अंकन एक तरह से आपने कर दिया है। आप ये देखिएगा, क्लियर है? आप समझ लीजिएगा, ये आपने काला ज्यामितीय अंकन इस प्रकार से कर दिया है। तो जो हड़प्पन जो वेयर्स हैं, मृदभांड है, इनकी बाहरी सतह गुलाबी या लाल रंग की है और इसके ऊपर काले रंग की आकृतियों का अंकन किया गया है। तो गुलाबी लाल मृदभांड की सतह पर जो असल में रेड वेयर्स हैं, लाल गुलाबी मृदभांड है, इनका सीधा संबंध हड़प्पाई संस्कृति से आपके सामने आता है। तो क्रम आपके सामने किस प्रकार से अब तक स्टेब्लिश हो रहा है ट्रेडिशन के रूप में, ब्लैक्ड रेड वेयर्स बट नॉन पेंटेड, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। देन आफ्टर चैल्कोलिथिक कल्चर्स के द्वारा पेंटेड वेयर्स, चित्रित मृदभांड, विच इज स्टोन एज्ड ब्लैक रेड वेयर्स, जिनको ताम्र पाषाणिक निवासियों ने चित्रित कर दिया। तीसरे नंबर पर जो मृदभांड आ रहा है, दैट इज रेड वेयर्स, लाल या गुलाबी मृदभांड, जिसके ऊपर काले रंग का ज्यामितीय अंकन आपको प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? अब पुनः रिपीट होगा जो सबसे पहला मृदभांड था, ब्लैक्ड रेड वेयर्स। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि जो काला लाल मृदभांड है वो किसी एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अपितु ये विभिन्न युगों में विभिन्न संस्कृतियों द्वारा, विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों के निवासियों द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किए गए, उपयोग में लिए गए। और कभी इनका प्रयोग हो सकता है कि एक विशेष कालखंड में कम हो गया हो, फैशन के तौर पर दूसरे वेयर्स या मृदभांड को काम में अधिक लिया गया हो, लेकिन इन काले लाल मृदभांडों का प्रयोग कभी बंद नहीं हुआ।
ये कम ज़्यादा रूप में लगातार चलते रहे। आपने देखा इनको सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन निवासियों में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के निवासियों द्वारा काम में लिया गया। सबसे पहले जो काले लाल मृदभांड थे वो बिना चाक के थे मेसोलिथिक में, फिर चाक वाले आए नियोलिथिक में, फिर ये नॉन पेंटेड थे, बाद में ताम्र पाषाणी बस्तियों के द्वारा इनको पेंट किया गया। दक्षिण भारत में भी जो मेगालिथिक कल्चर है, जो ग्रेव कल्चर थी, उसके द्वारा भी काले लाल मृदभांड काम में लिए गए। हड़प्पा संस्कृति में भी लाल या गुलाबी मृदभांडों के साथ साथ काले लाल मृदभांड चलते रहे। और मैंने चालकोलिथिक का तो नाम नहीं दिया, जो प्री वैदिक जो कल्चर है, जो जिसको आप ऋग्वैदिक कल्चर कहते हैं, वहां पर भी आपको ये ब्लैक एंड रेड वेयर्स चलते जा रहे हैं। इवन इनकी घुसपैठ, काले लाल मृदभांडों की घुसपैठ आपको बुद्धिस्ट एरा, जो शुद्ध रूप में आयरन एज सिविलाइजेशन है, कल्चर है, जहां पर संपूर्ण भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीय क्रांति, सेकंड अर्बन रिवोल्यूशन नजर आ रहा है, और जिनका विशिष्ट मृदभांड है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स एनबीपीडब्ल्यू, वहां पर भी ब्लैक एंड रेड वेयर्स की घुसपैठ आपको नजर आती है। तो इसके बाद ये तीसरे नंबर के मृदभांड हैं। अब चौथा मृदभांड वही रिपीट होगा, याद रखना, जो पहला चला आ रहा है, ब्लैक एंड रेड वेयर्स, जिसको आप बीआर वेयर भी कह सकते हैं। काला लाल मृदभांड, यानी कि काला लाल मृदभांड किसी विशिष्ट युग की संस्कृति का प्रतिनिधित्वकारी कारक मृदभांड नहीं है। अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग युगों में, अलग अलग स्थलों पर यह लगातार चलता रहा है। सबसे पहले देख लीजिएगा कि ये आपको कहां से नजर आ रहा है, स्टोन एज का मेसोलिथिक, फिर आपको नजर आ रहा है नियोलिथिक, साउथ इंडिया में ये नजर आ रहा है मेगालिथिक ग्रेव कल्चर के साथ। यदि आप लोगों ने प्री हिस्ट्री, इंडियन प्री हिस्ट्री, भारतीय प्रागैतिहासिक के सारे एपिसोड्स को बहुत अच्छे से देखा जो मैंने आप लोगों को दिए हैं सेशंस, यकीन मानेगा जिंदगी में आप कभी प्री हिस्ट्री का भय आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। बच्चों वाला खेल बना दोगे उस पूरे अध्याय को, तब तो ये समझ में आएगा अच्छे से। मेगालिथिक ग्रेव कल्चर्स, इसके पश्चात आप लोग आइएगा चालकोलिथिक, जो नेटिव्स है उन निवासियों के द्वारा भी ये काम में लिया जा रहा है। इवन हड़प्पन नेटिव्स, हड़प्पन निवासियों के द्वारा भी रेड वेयर पेंटेड, मतलब पेंटेड रेड वेयर्स के साथ साथ ये लगातार चलता रहा है। फिर आप कह सकते हैं प्री वैदिक, जिसको आप ऋग्वैदिक के नाम से भी आप लोग पुकार सकते हैं, ये वहां पे भी चलता रहा। इवन ये विशिष्ट जो स्पेसिफिक एनबीपीडब्ल्यू यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काला चमकीला जो मृदभांड है, जो विशिष्ट पहचान है बुद्धिस्ट एरा की। बुद्धिस्ट एरा का मतलब बुद्ध युगीन संस्कृति, द्वितीय नगरीय कालीन संस्कृति, वहां से भी ये ब्लैक रेड वेयर्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। दोबारा कह रहा हूं, ये किसी विशिष्ट युग की संस्कृति का प्रतिनिधित्वकारी मृदभांड नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप यहां तक के सारे मैटर को ठीक से देख लीजिए और समझ लीजिए। ब्लैक रेड वेयर्स काफी महत्वपूर्ण, जनरली जब आप कई प्रकार के जब आप पुस्तकें पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आता ही नहीं है। अच्छा, एक बात और देखिएगा, यदि आप चौपानी मांडो के मेसोलिथिक और नियोलिथिक स्थलों को हटा दें तो रेड वेयर्स के बाद जो पुनः पलटकर हमें देखने को मिल रहे हैं ब्लैक रेड वेयर्स, यानी कि काले लाल मृदभांड, ये सबसे पहले कहाँ से मिल रहे हैं? साउथ इंडियन जो स्टोन एज कल्चर, इसको आप मेगालिथिक कल्चर कहते हैं, वहां से प्राप्त हो रहे हैं। और नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले ये आपको अतरंजी खेड़ा यूपी से प्राप्त हो रहे हैं, जिनको कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहा गया है। और ये नामकरण याद रखिएगा अथर्ववेद में दिया गया है। कृष्ण का मतलब जो ब्लैक होता है, जो लोहा जैसा, मतलब
क्योंकि ये लोह संस्कृति से भी इसका प्रतिनिधित्व निकलता है। और ये बात भी याद रखिएगा, चूंकि जो रेड वेयर्स हैं, ये सबसे पहले मृदभांड आपको दक्षिण भारत की जो महापाषाणिक जो कब्रें हैं वहां से प्राप्त हो रहे हैं, अतः इन्हें शुरुआत में वृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित परंपरा के मृदभांड भी कहा गया है। अब आप आइडिया लगाइएगा कि इनके अन्य नाम हमें, देखो इनकी प्राप्ति आपको सबसे पहले कहां से मिल रही है। आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप लोग याद रखोगे किस लेवल की ये क्लासेस आपको दी जा रही है। और मैं दावे से कह सकता हूं माय डियर, दिल्ली से लेकर जयपुर, जितनी लखनऊ, पटना, जितनी भी लेवल की आप लोगों की यूपीएससी से लेकर क्लासेस चल रही हैं, आप मैच करके देख लीजिएगा। इन सब के यूट्यूब चैनल्स को देख लीजिएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्लासेस को देख लीजिएगा। इनकी प्राप्ति सबसे पहले आपको हो रही है साउथ इंडियन स्टोन एज कल्चर से। अब साउथ इंडियन जो स्टोन एज कल्चर में मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, असल में मेगालिथिक ग्रेव कल्चर। तो मेगालिथिक ग्रेव कल्चर से आपका मतलब निकल रहा है महापाषाणिक कब्र संस्कृति। क्योंकि मैंने लास्ट जो प्रागैतिहासिक जो सेशन था उसमें स्पष्ट किया था कि महापाषाणिक जो संस्कृति के जो अवशेष कब्रों से प्राप्त, उनके साथ साथ आपको मृदभांड भी प्राप्त हुए, यही वाले ब्लैक रेड वेयर्स, और लोह उपकरण भी प्राप्त हुए। क्योंकि महापाषाणिक संस्कृति असल में थी ही लोहयुगीन संस्कृति, तो ये महापाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला तो ये ले लीजिए। दूसरा आप लोग लेंगे अतरंजी खेड़ा। अब अतरंजी खेड़ा का एक संबंध तो आप मतलब कुछ पुरातत्व विद्युत तो यहां तक कहते हैं कि अतरंजी खेड़ा बेसिकली महाभारत काल तक भी जाकर टिक रहा है। अतरंजी खेड़ा और राजस्थान में जो आपका भरतपुर में नोह है, भरतपुर में जो नोह है, क्योंकि यहां से गेरू वर्णीय मृदभांड, आपको कपीश वर्णीय मृदभांड, जिनको आप काला नीला मृदभांड कहते हैं, वो प्राप्त होते हैं, जिनको आप पेंटेड ग्रे वेयर्स भी एक तरह से इनको पुकारा जाता है। खैर, तो इन दो जगहों से सबसे पहले ये आपको मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, जिसको आपने कहा ब्लैक रेड वेयर्स। सबसे आरंभिक छोर तो इनका जा रहा है मेसोलिथिक नियोलिथिक, क्लियर है। लेकिन उस पाषाण काल के बाद जो सबसे पहले ये प्राप्त हो रहे हैं आपको ये तो, क्योंकि ये दोनों जो जगह हैं ये तो आपकी आ गई चौपानी मान लो, क्लियर है। फिर यहां से आपको ये प्राप्त हो। अब जो मैंने आपको कहा कि इनका अन्य नामकरण किनके नामों से आप पुकार सकते हैं, तो इन्हें कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा भी कहा गया है। कृष्ण लोहित मृदभांड, और ये नाम इन मृदभांडों को अथर्ववेद के अंदर दिया गया है, याद रखिएगा। लिख देता हूं मैं आपके सामने अन्य नाम, आप टॉपिक डाल लीजिए यहां पर नामकरण। तो अन्य नाम में आपको आता है कृष्ण लोहित मृदभांड जी। ये नाम आपको कहां प्राप्त हो रहा है? अथर्ववेद में। क्योंकि मैंने अभी कहा कि सबसे पहले ये जो ब्लैक रेड वेयर्स हैं, ये आपको मेगालिथिक ग्रेव्स जो महापाषाणिक मेगालिथ, मेगा मतलब मैक्रो, महा बड़ा, लिथ माने स्टोन्स, प्रस्तर, जो कि सबसे पहले ये दक्षिण भारत में महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए इन कृष्ण लोहित जो अथर्ववेद में कहा गया है कृष्ण लोहित मृदभांड या काले लाल मृदभांड, इनको वृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित परंपरा के मृदभांड भी कहा गया है, याद रखना। वृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहा गया। कृष्ण मतलब काला, सांवला, ये भी इन्हें कहा गया है। तो ये जानकारी, ये विशिष्ट जानकारी है ब्लैक रेड वेयर्स के बारे में, जिनको आपने BR वेयर्स के नाम से भी पुकारा है। उम्मीद करता हूं
जो एक फियर या कॉन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति मृद भांडों को लेकर आपके, अभी पूरा नहीं हुआ है सेशंस, 2-3 सेशंस अभी और लगेंगे इस सेशन के, इस एपिसोड के अलावा इनको समझने में। तो आई थिंक कि आपके सामने बिल्कुल एक क्रम से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी चौथे प्रकार के। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, ये किसी एक विशिष्ट युग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आप लोग देख लीजिए कितने कालों से ये ब्लैक रेड वेयर्स, या जिनको आप कृष्ण लोहित मृद भांड, जो अथर्ववेद में इनके संज्ञा का प्रयुक्त हुआ है, या बृहद पाषाणी कृष्ण लोहित मृद भांड में इनको कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है बहुत अच्छे से। फिर मैं अगले मृद भांडों पर चलूंगा। स्क्रीन आउट होता हूँ, और यहाँ तक के मैटर को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से उतार लीजिएगा। फिर हम अगले की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखो अगला, क्योंकि यदि मैं आपके सामने इस पर आइएगा, तो इसके बाद फिर आयरन एज चालू होगा, और आयरन एज के अंदर फिर कई प्रकार के नामकरण वाले हमें मृद भांड प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद जो ये आपने देखा ब्लैक रेड वेयर्स, इसके बाद जो अगला मृद भांड है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसे आप गैरिक या गेरुवर्णी, गैरिक मतलब गेरुवर्णी, गेरू के आकार का, इसको आप ओशर कलर्ड पॉटरी भी कहते हैं, ओसीपी एक्सक्यूज मी। तो गैरिक या गेरुवर्णी, या जिसको कपिश मृद भांड भी कहा जाता है, जो ब्रजबासी लाल के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा 1950 के आसपास ये खोजा गया था। गंगा घाटी के अंदर कई स्थलों से ये खोजे गए थे। अब मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन तब तक आप उम्मीद करूंगा, ये स्लाइड तो आपने, पहली स्लाइड तो आपने खैर बहुत अच्छे से देख ली है। अब दूसरी स्लाइड को आप लोग एक बार और आराम से उतार लीजिएगा जितना जल्दी हो सके। आई थिंक आपने ये कर लिया। अब मैं 4 तो हो गए ना, 5वें नंबर के मृद भांड को आपके सामने लेने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि इस सेशन में, इस वाले एपिसोड में जो मृद भांड संस्कृति भी चल रही है, यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। थोड़ा वक्त लगेगा मुझे इन सेशंस को पूरा करने में, क्योंकि काफ़ी विश्लेषणात्मक, काफ़ी एक अनुसंधान के बेसिस पर ये क्लासेस तैयार की गई हैं। तो थोड़ा सा फिर जब अच्छी चीज़ों को जमाने में, पढ़ने में, उस इमारत को तैयार करने में वक्त लगता है भाई। अगला देखिएगा, गैरिक मृद भांड। अब इस गैरिक मृद भांड को आप गेरुवर्णी मृद भांड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे फिर अन्य नाम में, इनको नाम दिया गया है OCP, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, ओशर कलर्ड पोट्री। ओशर कलर्ड पोट्री यानी कि गैरिक मृद भांड या गेरुवर्णी मृद भांड, जिनको आप कपीश वर्णी मृद भांड के नाम से भी पुकारते हैं। ये एक प्रकार का ट्रांजिशन पीरियड का वेयर या पोट्री है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इनका सबसे पहले जो नाम है ओशर कलर्ड पोट्री, ये भी हस्तिनापुर में बीबी लाल के द्वारा ही किया गया है, हस्तिनापुर से मिले हैं। और ये गंगा घाटी में बिसोली और बिजनौर से प्राप्त हो रहे हैं सबसे पहले बीबी लाल के द्वारा, जो ब्रजबासी लाल, आप लोगों ने कालीबंगा के संदर्भ में कई बार इस नाम को देखा होगा। तो राजापुर पुरसू एक जगह है बिजनौर में, यूपी के अंदर ही, वहां से ही प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले इनकी प्राप्ति देखिएगा, इनको खोजा गया है 1950 में, किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। और सबसे पहले इनकी जो प्राप्ति हो रही है वो गंगा घाटी के अंदर बिसोली, जो बदायूं एक जगह है, और बिजनौर के अंदर, याद रखिएगा, राजापुर परसू नामक जगह से प्राप्त हो रही है। तो एक तो आप खोज 1950 में आपके सामने यहां पर हो ही गई है, बिसोली, बदायूं में, और राजापुर परसू नामक स्थल से जो बिजनौर से खोजा गया है। और इन दोनों का ही संबंध, याद रखिएगा,
इन दोनों का ही संबंध हमें प्राप्त होता है यूपी में गंगा घाटी से। तो गंगा वैली, गंगा रिवर वैली जो है वहां से ये सबसे पहले खोजे गए हैं। इनका जो नामकरण है ये बृजबासीलाल जो पुरातत्वविद हैं, और अच्छा ये सबसे बड़ी बात, इनकी जो आकृति है ओसीपी की, ऑशर कलर्ड पोट्री, गैरिक या गेरुवर्णी या कपीश मृदभांड, ये हस्तिनापुर से जब खोजे गए और ये कलश की आकृति के मृदभांड होते हैं। ऐसा कहा गया है बीबी लाल ने कि इनके निर्माता, जो महाभारत में रामायण में आपको निषाद और शबर एक जाति मिलती है, उनके द्वारा ये प्रयुक्त मृदभांड है, वो इनके निर्माता थे। और जनरली इनका संबंध एक संस्कृति से जोड़ा गया है जिसको आप चालकोलिथिक या ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। इट मीन्स स्टोन एज के बाद में और लेटर हड़प्पन के बाद में, जिसको आप उत्तर पाषाणिक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग भी कहते हैं। इनका प्रसार लगभग काफी जो ऊपरी गंगा दोआब क्षेत्र, कई जगह पर इनको कहा गया। रंग के आधार पर ही बृजबासी लाल ने इनको गैरिक मृदभांड बोला है। असल में लाल अनुलेपित लाल रंग का मृदभांड है, लाल रंग का, जिस पर काली रंग की आकृतियां पाई जाती है। अब लाल और काला जब मिलता है तो बेसिकली वो मटमेला हो जाता है, गेरू जैसा हो जाता है, न पूरी तौर पर काला रह पाता न पूरी तौर पर लाल रह पाता, इसलिए लाल के आधार पर इसको ओशर कलर्ड पोट्री बीबी लाल द्वारा बोला गया है। तो यदि मैं इस गैरिक मृदभांड के नामकरण की बात करूंगा, नामकरण की यदि हम बात करें तो स्वाभाविक बात है कि बीबी लाल ने इसको बोला है OCP, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ओशर कलर्ड पॉटरी। ये नाम दिया गया है बीबी लाल साहब बृजबासी लाल के द्वारा जब इन्होंने हस्तिनापुर में इन मृदभांडों को देखा था। ये नाम क्यों दिया गया है? कलर के आधार पर। असल में ये लाल अनुलेपित काली आकृतियों युक्त कलश के आकार के लाल अनुलेपित मृदभांड है। यूं समझ लीजिए, लाल अनुलेपित मृदभांड है। आप जानते हैं कलश किस तरह का होता है। ठीक है, अब स्वाभाविक है लाल अनुलेपित मृदभांड है, लेकिन चूंकि इन पे काली आकृतियां इतनी हैं कि काला और लाल रंग मिलने से इनका रंग गेरू मटमेला सा हो गया है। न ये भूरा रहा न सलेटी रहा, लाल और काला तो फिर दिख ही नहीं रहा, इसलिए इनको ओशर कलर गेरू वर्णी कहा गया है। और बीबी लाल ने तो आगे कदम बढ़कर यहां तक आया कि भाई इस OCP के जो निर्माता हैं, OCP के निर्माता हैं शबर एवं निषाद जनजाति, जिनका महाभारत में भी उल्लेख है, रामायण में भी उल्लेख है। और OCP के जो प्रयोक्ता संस्कृति है, OCP की जो प्रयोक्ता संस्कृति है कि OCP को ओशर कलर जो आपका यहाँ पर पोट्री है, गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड, या आप इसको कृष्ण लोहित मृदभांड जो अथर्ववेद में इसके लिए कहा गया है। तो मतलब इन मृदभांडों को सबसे ज्यादा जो काम में लिया गया है वो लिया गया है लेटर हड़प्पन यानी कि उत्तर हड़प्पाई चालकोलिथिक कल्चर्स के द्वारा, चालकोलिथिक कल्चर्स के द्वारा, यानी कि उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक बस्तियों के
द्वारा लिख देता हूँ मैं आपके लिए, सुविधा रहेगी। उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृति के निवासी। इस ओसीपी जो विशिष्ट प्रकार का मृद भांड है, इसके प्रयोक्ता लोग थे, इस संस्कृति को प्रयोग में लेते थे। तो मृद भांड जो संस्कृति का सीरीज अपना चल रहा है, इसके इस एपिसोड में मैं अपने आप को ओसीपी तक ही रखूंगा। अराउंड 42 मिनट के लगभग की ये क्लास आपके सामने हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम मृदभांड संस्कृति को लगातार जारी रखेंगे। तो आपने देखा सबसे पहले चाक, बिना चाक वाला काला लाल मृदभांड चौपानी मांडो मध्यपाषाण काल का, फिर नवपाषाण काल में चाक युक्त काला लाल मृदभांड, क्लियर, चौपानी मांडो से ही। फिर इसे पेंट किया गया, जो ताम्रपाषाणिक बस्तियां आई नवपाषाण काल के तुरंत बाद, जो असल में हड़प्पा से पहले की बस्तियां थी, जिनमें आप जोरवे वगैरह ले सकते हैं, ठीक है साहब। तो लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो पेंटेड ब्लैक रेड वेयर्स थे ये लेटर हड़प्पन तक नहीं, लगातार ये संस्कृति चलती रही, क्योंकि मृदभांड कभी एक युग में समाप्त नहीं हुए हैं, लुप्त हो सकते हैं, उनका प्रयोग कम हो सकता है। फिर उनको पेंट किया गया, उसके बाद फिर हड़प्पा संस्कृति के अंदर आपको रेड वेयर्स ज़्यादा प्रभावी रूप में नजर आए, लेकिन ब्लैक रेड वेयर समाप्त नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा, जो काला लाल मृदभांड है वो किसी एक संस्कृति, एक युग का, एक सांस्कृतिक युग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो पाषाण काल से लेकर बुद्धिस्ट एरा तक चलता रहेगा। क्योंकि जो काला लाल मृदभांड, चित्रित मृदभांड था, उसमें काले रंग का भी प्रयोग हुआ था, इसलिए अथर्ववेद में उसको कृष्ण लोहित मृदभांड कहा गया। सबसे पहले उन्हें प्राप्त किया गया जिन स्थलों से, चौपानी मांडो पाषाण काल को यदि आप छोड़ दें, तो फिर साउथ इंडियन की जो मेगालिथिक कल्चर थी, जो नियोलिथिक और नियोलिथिक से भी टकरा रही है, मेसोलिथिक तक भी जाकर टकरा रही है। लेकिन चूंकि समस्या है कि उन कब्रों में लोहयुगीन वस्तुएं, लोह युग की वस्तुएं प्राप्त हुई है, इसलिए जनरली वो पाषाण काल से बाद की संस्कृति मानी जाती है, संगम युग से पहले की साउथ इंडिया में। तो चूंकि वो महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त हो रहे हैं मृदभांड, ब्लैक रेड वेयर्स, और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए उनको वृद्ध पाषाणिक कृष्ण लोहित परंपरा के मृदभांड भी कहा गया। और उसके ठीक बाद हम लोग देख रहे हैं कि बदायूं में आपको राजापुर पुरुष और बिजनौर से आपको प्राप्त हो रहे हैं बिसोली, ब्रिजवासी लाल के द्वारा 1950 ईस्वी में ओसीपी गेरुवर्णी या कपिश वर्णी मृदभांड, जिनको आप ऑशर कलर मृदभांड भी कहते हैं। बेसिकली लाल रंग के मृदभांड है, लेकिन काले रंग की इतनी ज़्यादा इन पर चित्रकारी हुई है कि रंग इनका मटमैला सा आपको नजर आता है। क्लियर है? तो इस सेशन में मैंने आपको ओसीपी तक मृदभांड संस्कृतियों का पूरा कालानुक्रम आपके सामने रख दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यदि आप गंभीर शोधार्थी हैं तो फिर इस गंभीरता में भी आपको एक अनोखा आनंद इतिहास को समझने का, इतिहास को आत्मसात करने का, इतिहास को जानने का, क्योंकि इतिहास मात्र तथ्यों का संग्रह नहीं है। जब तक आप तथ्यों में कथन कारण का संबंध स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक आप उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समझकर अतीतकालीन समाज में झांकने का एक जीवंत प्रयास कर ही नहीं पाएंगे। और यदि वो करना है तो आपको ये यात्रा मेरे साथ अनवर जारी रखनी